सो वेलकम टू शुक्ला आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे भूगोल की कुछ पारिभाषिक शब्दावलियाँ। और पारिभाषिक शब्दावलियाँ मीन्स ये बात होती है दोस्तों कि जैसे कि कोई शब्द हो गया उसको परिभाषा के रूप में लिखा जा सके, मतलब कोई ऐसा शब्द जिसकी परिभाषा, कोई ऐसा वर्ड जिसकी डेफिनेशंस दी जा सके बाकायदा से। तो वो सारी चीज़ें, वो शब्दावलियाँ, मतलब वो शब्द सारे के सारे किस प्रकार के आते हैं, उन शब्दों को क्या बोला जाता है? उन शब्दों को पारिभाषिक शब्द बोला जाता है या फिर पारिभाषिक शब्दावलियाँ बोला जाता है। तो भूगोल में हर एक शब्द को परिभाषित किया जाता है। तो इसी श्रृंखला में हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण जो है परिभाषिक शब्दावलियाँ हैं, जैसे कि गोलार्ध, कर्कवृत्त, प्रायद्वीप, उष्णकटिबंध, उपोष्णकटिबंध, पूर्वी गोलार्ध, भूवैज्ञानिक टेथीज, भू अभिनति, हिमानी जल विभाजक, गार्ज क्या होता है, उसके बाद में फिर देखेंगे खाड़ी क्या होती है। ठीक है, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा धीरे धीरे करके अभी इसी वीडियो के अंतर्गत। तो एक एक करके हम समझाऊंगा कि गोलार्ध क्या होते हैं, कर्कवृत्त क्या होते हैं, इस तरीके से। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये वीडियो किसके लिए इंपॉर्टेंट होगा? बीए फर्स्ट ईयर के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो है। जो व्यक्ति बीए फर्स्ट ईयर लेना चाहते हैं, उसमें ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए बड़ा ही लाभदायक वीडियो सिद्ध होगा, क्योंकि जो बीए फर्स्ट ईयर होता है दोस्तों, उसमें भौतिक भूगोल आपको प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत पढ़ना होता है और द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना होता है? द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत आपको पढ़ना होता है दोस्तों मानव भूगोल यानी ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ना होता है। ठीक, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो जो भौतिक भूगोल होता है, भौतिक भूगोल के ये सारे के सारे जो जितनी भी परिभाषिक शब्दावलियाँ अधिकतर होंगी वो भौतिक भूगोल से रिलेटेड होंगी, भौतिक भूगोल से संबंधित होंगी। तो इसी श्रृंखला में ये फर्स्ट ईयर की दृष्टि से ये लेक्चर बड़ा ही महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। दूसरा है दोस्तों बीए सेकंड ईयर। एंड बीए सेकंड ईयर में बता दूं दोस्तों कि बीए सेकंड ईयर जब आप पढ़ेंगे तो बीए सेकंड ईयर में जो पहला भाग होगा, जो पहला पेपर होगा, फर्स्ट पेपर, तो फर्स्ट पेपर दोस्तों होता है आर्थिक भूगोल यानी इकोनॉमिकल जियोग्राफी। तो इकोनॉमिकल जियोग्राफी के अंतर्गत कुछ परिभाषिक शब्दावलियाँ होती हैं जो कि इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें नहीं दी गई हैं। लेकिन जो बीए सेकंड ईयर का सेकंड पेपर होता है जिसके अंतर्गत हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं, मतलब भारत का भूगोल पढ़ते हैं, उसके दृष्टि से ये लेक्चर भी महत्वपूर्ण होने वाला है। ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं होगा, लेकिन जो भी होगा बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा, ये बात समझ लीजिए। क्योंकि अगर इन शब्दों की मीनिंग आपको पता हो गई, इन शब्दों को आप सही से समझ सकेंगे, तो आपको भूगोल के जो कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे तो वो कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो किसी भी फॉर्म में अगर प्रश्न पूछा आता है एग्जाम हॉल में तो आप तुरंत उसको करके चले आओगे। ठीक, कॉन्सेप्ट इज पावर। तो कॉन्सेप्ट एक बहुत बड़ा जो है हथियार है या फिर अस्त्र है जो कि युद्ध क्षेत्र में कार्य आता है। युद्ध क्षेत्र मीन्स एग्जाम हॉल में। ठीक, एंड बीए थर्ड ईयर की दृष्टि से क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों? तो बीए थर्ड ईयर में आपको पढ़ना होता है दोस्तों, उसमें तो बहुत सारे पेपर होते हैं बीए थर्ड ईयर में, लगभग पाँच पेपर आपको देने होते हैं। फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर। ठीक, उसके बाद में थर्ड पेपर के अंतर्गत 3 होते हैं, दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण पश्चिम एशिया, उसके बाद में सुदूर पूर्व एशिया। ठीक, इस तरीके से पढ़ना होता है आपको, तो उसमें भी इम्पोर्टेंट ये लेक्चर हो सकता है। ठीक, तो इसलिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर। तो ये था वीडियो का क्या थोड़ा ब्यौरा हमने दिया कि इस वीडियो के अंतर्गत क्या होने वाला है। आइए शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर। दोस्तों देखिए, यहाँ पे कुछ पारिभाषिक शब्दावलियाँ दी गई हैं। पहला है गोलार्ध। दोस्तों देखिए गोलार्ध क्या होता है, यहाँ पे लिखा है गोलार्ध का आधा भाग जो विषुवत रेखा या प्रधान मध्य रेखा पर विभाजित होता है। अब मैंने इसको पढ़ दिया, लेकिन इसका मतलब आपको पूर्ण रूप से समझ में नहीं आया होगा। आइए देखते हैं किस तरीके से इस गोलार्ध को हम परिभाषित करते हैं, फिर इसको जो है रेखाओं के माध्यम से हम इसको अंकित करते हैं। मतलब हिंदी साहित्य जब आप पढ़ते हैं तो एक रेखा चित्र विधा होती है, रेखा चित्र क्या होता है, रेखाएं बोलती हैं। आइए मैं रेखाओं को बोल करके आपको बताता हूँ कि गोलार्ध क्या होते हैं। देखिए, ये मान लिया अपनी पृथ्वी है, और पृथ्वी दोस्तों अपनी केंद्र की ओर, मतलब ध्रुवों की ओर क्या है, चपटी है थोड़ी बहुत, और उसके बाद में 23.5 डिग्री ये झुकी हुई है अपने अक्ष पर। तो अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री किस तरीके से झुकी हुई है दोस्तों? 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है। मान लिया जैसे ये देखिए, मान लिया ये है 23.5 डिग्री इस तरीके से झुकी हुई है अपने अक्ष के समान। ठीक, इस तरीके से आप देख सकते हो। यही इसीलिए जो है यहाँ पे दिन रात की प्रक्रिया, मौसम परिवर्तन इस तरीके से होते रहते हैं। ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा। अब देखिए पृथ्वी की अगर दशा देखी जाए तो पृथ्वी का आकार बहुत लोग बोलते हैं कैसा है, तो पृथ्वी का आकार दोस्तों होता है जियाढ़कार, मतलब
जियाड़ मतलब एक चपटी आकृति जैसे इस तरीके से बना हुआ है, ना ज़्यादा मतलब गोल है, ना ज़्यादा चपटी है, ना ज़्यादा मतलब स्लेट है, और ना ही आपको बोल सकते हो मतलब आयताकार है, ना फिर वर्गाकार है, ना वृत्ताकार है। इस तरीके से आप ये कैसा है, जियाड़ आकार है। ठीक, तो देखिए पृथ्वी को हम दो भागों में बांटते हैं दोस्तों गोलार्ध के हिसाब से। तो देखिए मान लिया अगर मैं अक्षांश रेखा खींचता हूँ, यहाँ पे अक्षांश और देशांतर आपको पता होगा, जो पृथ्वी मतलब ग्लोब पर जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं, जो कि जो है पूरब से पश्चिम या फिर पश्चिम से पूरब की ओर खींची हुई रेखाएं होती हैं, जैसे इस तरीके की रेखाएं। तो ये रेखाएं दोस्तों होती हैं अक्षांश रेखाएं, और जो ऊपर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची होती है दोस्तों ग्लोब पर इस तरीके से, वो रेखाएं होती हैं कौन सी, वो रेखाएं होती हैं देशांतर रेखाएं। ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, देशांतर और ये कैसी रेखाएं होंगी। अब आपको गोलार्ध समझना है क्या होता है। तो ये देखिए पृथ्वी के बीचों बीच से एक रेखा होती है, जिस रेखा को हम 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं। तो 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर का ये भाग दोस्तों एक गोलार्ध कहलाता है, और ये दूसरा गोलार्ध कहलाता है। तो दोस्तों ये हो गया उत्तरी गोलार्ध, ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। समझिए ध्यान से। तो उत्तरी गोलार्ध मतलब इस रेखा के ऊपर वाला जो क्षेत्र है वो उत्तरी गोलार्ध, जो नीचे वाला है ये दक्षिणी गोलार्ध। अब ध्यान से समझिएगा यहाँ पे। और 0 डिग्री जो ये रेखा है दोस्तों, 0 डिग्री ये रेखा जो यहाँ पे हमने लिखी है 0 डिग्री अक्षांश, ये इस 0 डिग्री अक्षांश को मध्य रेखा भी बोलते हैं, क्योंकि 0 डिग्री, क्योंकि इससे ऊपर 90 डिग्री तक और इससे नीचे 90 डिग्री तक रेखाएं होती हैं। ठीक, कुल मिलाकर के 180 81 रेखाएं जो है 180 रेखाएं या 189 179 रेखाएं होती हैं। ठीक, एक बीच वाली रेखा और जो है 90 ऊपर हो गई। तो ये जो ध्रुव पर रेखाएं होती हैं, जब मैं वहाँ पे वो पढ़ाऊंगा जो है अक्षांश देशांतर तो बता दूंगा। जो ध्रुव पर रेखाएं होती हैं, मान लिया यहाँ पे 90 डिग्री, तो वहाँ पे रेखा नहीं होती, ना यहाँ पे रेखा होती है। तो कुल मिलाकर के 90 90 180 और 81 181 होती है, लेकिन रेखाएं कितनी होती हैं, 2 घटा दीजिए, ये वाली, तो एक 179 रेखाएं कुल मिलाकर के पृथ्वी पर होती हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे मैं ये सारी चीज़ें नहीं समझा रहा हूँ, मैं गोलार्ध बताने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए तो ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध अक्षांशों के हिसाब से देखें। अब दोस्तों अगर यहीं से एक बीच वाली रेखा खींच दी जाए, अब आप सोचेंगे क्यों यहाँ से खींच दी जाए, क्योंकि ये भी तो एक गोलार्ध हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए अब अगर इस रेखा के इधर में की मैं बात करूँ, तो इधर की जो है इधर का क्या हो जाएगा, देखिए 1 मिनट फिर से बनाता हूँ मैं। उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध समझ में आया आपको। अब देखिए पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध किस तरीके से। अब मान लिया मैं एक देशांतर 0 डिग्री देशांतर रेखा खींचता हूँ, 0 डिग्री देशांतर। अब इसके इधर का जो क्षेत्र होगा दोस्तों, ये होगा पूर्वी गोलार्ध। ठीक, और ये होगा पश्चिमी गोलार्ध। क्या होगा, ये पश्चिमी गोलार्ध होगा दोस्तों। ठीक, तो क्या होगा, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि पूर्वी क्या है, तो देशांतर के जो 0 डिग्री देशांतर के पूरब वाला जो गोलार्ध है उसको पूर्वी गोलार्ध, और 0 डिग्री अच्छा जो 0 डिग्री अक्षांश होता है, मतलब 0 डिग्री जो देशांतर होता है उसके जो पश्चिम क्षेत्र में उसको पश्चिमी गोलार्ध, जो 0 डिग्री अक्षांश के ऊपरी वाला क्षेत्र है उसको उत्तरी गोलार्ध, जो नीचे वाला क्षेत्र है उसको दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है ओवरऑल। ठीक, तो यहाँ पे आपने समझा होगा गोलार्ध क्या होते हैं। तो गोलार्ध क्या होते हैं दोस्तों, गोलार्ध एक ऐसा मतलब एक जो है भाग। अब उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, अब भारत कहाँ पे अपना स्थित है, यहीं पे क्वेश्चन से भी पूछा जा सकता है कि भारत अपना जो है किस गोलार्ध में स्थित है। तो भारत अपना जो स्थित है दोस्तों वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पे स्थित है जरा समझने की कोशिश करिएगा। मान लिया ये देखिए यहाँ पे पृथ्वी है, और पृथ्वी ये देखिए यहाँ पे 0 डिग्री ये हो गए, और यहाँ से ये देखिए अगर दोनों रेखाएं मैं साथ साथ खींच दूँ, तो ये जो गोलार्ध होगा इसको उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। ये क्या होगा, दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध। ये क्या होगा दोस्तों, ये होगा जो है दक्षिण पश्चिम गोलार्ध, और ये क्या होगा, उत्तर पश्चिम गोलार्ध। इस तरीके से जो है अब 4 गोलार्ध यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो यही होते हैं गोलार्ध दोस्तों। ठीक, अब गोल अर्ध, ठीक, आप समझ सकते हैं कि मतलब गोला है, उसको अर्ध कर दीजिए तो वही गोलार्ध हो गया। अब मान लिया ये गोला था, इसको अर्ध कर दिया हमने तो ये 2 गोलार्ध। ये गोला था मान लिया, इसको अर्ध कर दिया, ये 2 गोलार्ध हो गए। तो ये भारत अपना कहाँ पे स्थित है दोस्तों, यहीं पे स्थित है भारत, ये यहाँ पे। तो किस जो है गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगर पूछा जाता है मतलब केवल जो है कहाँ पे स्थित है, छोटा बहुत कि उत्तरी गोलार्ध में या दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, तब आप बोलोगे कहाँ पे, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से गोलार्ध होते हैं।
अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया कर्क वृत्त क्या है। यहाँ पे लिखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को सूचित करने वाली काल्पनिक रेखा जो भारत के मध्य से होकर के गुजरती है, उसी को कर्क वृत्त बोला जाता है। आप ध्यान से समझिएगा कर्क वृत्त क्या है दोस्तों। यहाँ पे मान लिया ये विषुवत रेखा है, ठीक। अब विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर है। अब यहाँ पे बताएगा 23.5 डिग्री ऊपर, 23.5 डिग्री ऊपर दोस्तों ये एक रेखा होती है, 23.5 डिग्री नीचे रेखा भी होती है, मतलब 90 डिग्री तक ऐसे सीधे चली जाएगी। एक डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री, 8 डिग्री, 10 डिग्री, इस तरीके से चली जाएगी 90 डिग्री तक, ठीक। तो यहाँ पे एक रेखा होती है 23.5 डिग्री। तो दोस्तों जो 23.5 डिग्री जो उत्तरी होती है, 23.5 डिग्री दक्षिणी। अब यहाँ पे आप समझ लीजिए पहले कर्क वृत्त क्या होते हैं। यहाँ पे जैसे कर्क वृत्त हो गया, मकर वृत्त हो गया, ठीक, भूमध्य वृत्त हो गया, अंटार्कटिक वृत्त हो गया, आर्कटिक वृत्त हो गया, ये सारे के सारे वृत्त होंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर जो है यहाँ पे केंद्र मान लिया, ये मान लिया केंद्र है, ठीक। अब यहाँ से जो है केंद्र मान करके दोस्तों इसके अगर चारों तरफ एक वृत्त बना दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भूमध्य वृत्त, ठीक। अगर दोस्तों मैं बात करूँ, अब यहाँ पे 0 डिग्री था, अब यहाँ पे ऊपर जो है ये कर्क रेखा है, और कर्क रेखा दोस्तों भारत को, यहाँ पे देखिए मैंने बताया था कि यहाँ पे भारत स्थित है, तो भारत को 2 भागों में विभाजित करती है कर्क रेखा। पहला भाग होता है उत्तरी भारत, दूसरा भाग होता है प्रायद्वीपीय भारत यानी दक्षिणी भारत। और प्रायद्वीप दोस्तों उसको बोलते हैं जिसके 3 तरफ से जल से घिरा हो, और जो चौथा जो है एरिया हो वो लैंडलॉक हो, मतलब स्थल खंड से जुड़ा हो। तो देखिए भारत को 2 भागों में विभाजित करती है ये रेखा, कर्क रेखा। और दोस्तों इसी कर्क रेखा को माही नदी यहीं पे बहती है, और माही नदी भी 2 बार काटती है। तो पूछा था क्वेश्चन, ये कौन सी ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो भारत को 2 भागों में कौन विभाजित करता है, तो भारत को 2 भागों में कर्क रेखा विभाजित करती है। भारत को 2 भागों में कौन सी रेखा विभाजित करती है, कर्क रेखा विभाजित करती है दोस्तों। और ये भी क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा ऐसा महाद्वीप है संसार का जिससे तीनों जो है रेखाएं गुजरती हैं, कर्क जो है विषुवत और मकर। तो कर्क, विषुवत और मकर रेखा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा ये तीनों रेखाएं। अब यहीं पे दोस्तों आपका जो है वो महाद्वीप स्थित है, कौन सा, अफ्रीका महाद्वीप। और अफ्रीका महाद्वीप दोस्तों इसको बोला जाता है भविष्य का महाद्वीप, मतलब जब कहीं हर जगह पानी मतलब भर जाएगा, जल भराव की समस्या हो जाएगी, तब भी अफ्रीका महाद्वीप में लैंड बचेगा, वहाँ पे लोग रह सकेंगे। तो भविष्य का महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप को बोला जाता है। इसी महाद्वीप से तीनों रेखाएं गुजरती हैं दोस्तों, ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहीं पे जो है मैं समझाना क्या चाह रहा था, वृत्त। अब देखिए यहाँ पे वृत्त क्या है, अब कर्क वृत्त यहाँ पे पूछा गया है, मान लिया कर्क वृत्त क्या है। तो कर्क वृत्त दोस्तों यहीं पे ये रेखा है, अब इस रेखा को यहाँ पे बीच में मैंने केंद्र माना, यहाँ से एक वृत्त खींच दिया तो ये कर्क वृत्त हो गया। यहीं से अगर ये मकर रेखा है, मकर पे एक केंद्र मानकर एक वृत्त खींच देगा, मकर रेखा हो गई, ठीक। तो ये कर्क वृत्त, ये मकर वृत्त, ये विषुवत वृत्त, इसी तरीके से जो ऊपर वाली यहाँ पे एक रेखा होती है, ठीक। और यहाँ अंटार्कटिका है, यहाँ पे अटलांटिक जो है, ठीक। इस तरीके से जहाँ जहाँ पे जो जो रेखाएं होती हैं उसको केंद्र मान करके बीच से वृत्त अगर खींच दिया जाए तो क्या होती है, वो वृत्त होते हैं, कर्क वृत्त, मकर वृत्त, इस तरीके से, ठीक। ये बात ध्यान रखिएगा। अब दूसरा देखते दोस्तों, प्रायद्वीप, त्रिभुजाकार भूभाग जो 3 ओर से जल सागर से घिरा हो, जैसे कि भारत। अब भारत कुछ इस तरीके से है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब देखिए भारत कुछ इस तरीके से है। अब यहाँ पे दोस्तों आपका जो सागर है, यहाँ पे दोस्तों कौन सा सागर है, बंगाल की खाड़ी है, यहाँ तक पूरा जल भरा हुआ है। यहाँ पे जो है पश्चिम वो है, क्या बोलते हैं इसको, बांग्लादेश, जो कि पूर्वी पाकिस्तान किसी ज़माने में कहा जाया करता था। तो ये बांग्लादेश, अब बांग्लादेश के नीचे यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है दोस्तों, यहीं पे पश्चिम बंगाल है, बंगाल की खाड़ी, यहीं पे सुंदरबन का डेल्टा वगैरह है, मैंग्रोव वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। तो यहाँ पे यहाँ पे जो है बंगाल की खाड़ी, जहाँ पे जल जो है भरे रहते हैं हमेशा। और इधर वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे अरब सागर है, यहीं पे लक्षद्वीप वगैरह द्वीप समूह है, ठीक, जो सबसे बड़ा प्रवाल द्वीप है भारत का। और यहीं पे जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक, जहाँ पे एक मात्र जो है अपने यहाँ बैरन ज्वालामुखी जो है एक जागृत ज्वालामुखी है, एकमात्र भारत का जागृत ज्वालामुखी, मतलब जो है जो मतलब सक्रिय ज्वालामुखी, एक सक्रिय ज्वालामुखी है, बैरन द्वीप पर ही स्थित है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसी के इधर उधर सब जगह जल भरा हुआ है। ये बंगाल की खाड़ी कही जाती है, ये अरब का सागर बोला जाता है। और इसी के नीचे दोस्तों यहाँ पे मन्नार की खाड़ी बोली जाती है, और यहीं पे श्रीलंका इसके नीचे हो जाता है दोस्तों। तो ये 3 तरफ से क्या है, जो है जल से घिरा है ये प्रायद्वीपीय भारत। इसलिए जो है दोस्तों भारत को जो हम पढ़ते हैं तो 2 भागों में पढ़ते हैं,
एक होता है उत्तरी भारत, एक होता है दक्षिणी भारत। तो दक्षिणी भारत को हम प्रायद्वीपीय भारत भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? प्रायद्वीप उसको कहते हैं जो 3 तरफ से जल से घिरा होता है। तो 3 तरफ से जल से घिरा हुआ स्थान जो एक तरफ से स्थल से घिरा हो, एक ऐसा त्रिभुजाकार स्थान जो 3 तरफ से जल से और एक तरफ से स्थलखंड से जुड़ा हुआ होता है, उस स्थलखंड को हम प्रायद्वीप बोलते हैं दोस्तों। जैसे कि भारत का दक्षिणी हिस्सा। ठीक इसी प्रकार से बहुत सारे प्रायद्वीप हैं, क्योंकि आपको बोल सकते हो जैसे यूरोप महाद्वीप जो है उसको प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप बोला जाता है। यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपों का महाद्वीप बोला जाता है, कि प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो पूरा का पूरा महाद्वीप 3 तरफ से जल से घिरा है, लेकिन एक तरफ से स्थल से घिरा है दोस्तों। ठीक, काकेशस पर्वत वगैरह हो गए, उसके बाद में यूराल पर्वत हो गए, वो एशिया को यूरोप से अलग करते हैं। और जबकि महाद्वीप की जो परिभाषा होती है, महाद्वीप की परिभाषा ये होती है कि जो ऐसा स्थलीय भूखंड, जो ऐसा मतलब स्थल भूखंड जो सब विस्तृत क्षेत्र में विस्तृत हो, मतलब बहुत बड़ा हो, ऐसा जो है विस्तृत भूखंड जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ होता है, जिसपे जनसंख्या निवास करती है, जिसपे वनस्पतियाँ पाई, जिसपे 1-2 पहाड़ पर्वत पाए जाते हैं, ठीक, नदियाँ पाई जाती हैं, वो स्थलखंड क्या होता है? महाद्वीप की श्रेणी में आता है। लेकिन दोस्तों अभी एक हाल ही में एक महाद्वीप की उत्पत्ति हुई, जीलैंडिया। ध्यान होगा, एक अब 8 महाद्वीप जो है कहे जाते हैं। जीलैंडिया एक नया महाद्वीप जो है जागृत हुआ है। वो द्वीप वगैरह है जो नीचे से निकलते रहते हैं, तो बड़ा द्वीप निकला है, उसको जीलैंडिया, बहुत पहले चर्चा में था, अब इस समय भी चर्चा में है ये। तो दोस्तों जो 3 तरफ से जल से घिरा है वो प्रायद्वीप बोला जाता है। अब आगे चलते हैं, थोड़ा बहुत और देखते हैं कि क्या क्या आखिरकार जो है उष्ण कटिबंध क्या होता है। अब दोस्तों विषुवत रेखा के दोनों ओर 23.5 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य विस्तृत क्षेत्र। अब देखिए उष्ण कटिबंध क्या होता है, यहीं पे ध्यान दीजिएगा। ये मान लिया 0 डिग्री अक्षांश है, मतलब विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा मीन्स क्या होता है? यहाँ पे बहुत गर्मी, सूर्य हमेशा लंबवत चमकता है विषुवत रेखा। अब सूर्य यहीं से जब मकर रेखा की ओर, मतलब कर्क रेखा की ओर जाता है तो भारत में क्या होता है? गर्मी पड़ती है। इधर जाता है तो भारत में सर्दी पड़ती है। मतलब अगर सूर्य मकर रेखा की ओर जाता है, कहते नहीं कि अब मकर संक्रांति लग गई, तो मकर संक्रांति पर सूर्य मकर रेखा पर चमकता है, मतलब यहाँ पर सूर्य चमकता है, तो भारत में कितनी बहुत ठंडी पड़ती है। क्यों पड़ती है? क्योंकि सूर्य अब यहाँ पे लंबवत चमकता है और सूर्य की तिरछी किरणें यहाँ पे आती हैं, तो बहुत छोटे दिन होते हैं। ठीक, ठंडी यहाँ पे पड़ती रहती है उत्तरी गोलार्ध में। और जब सूर्य कर्क रेखा पर चमकता है तो यहाँ पे कर्क संक्रांति लगती है दोस्तों, जो यहाँ पे यहाँ पे बहुत सर्दी पड़ती है। ये समझ सकते हैं 2 चीज़ें आप जो है इससे। अब और थोड़ा हम समझाते हैं आपको कि कटिबंध क्या होते हैं। देखिए दोस्तों, कटिबंध दोस्तों मुख्य रूप से जलवायु का जो है विवरण होता है, जलवायु का जो है बंटवारा होता है। मान लिया कहीं की जलवायु गर्म है, कहीं की जलवायु थोड़ा और गर्म है, ज़्यादा गर्म वाले को उष्ण कटिबंध, उससे थोड़ा कम गर्म वाले को उपोष्ण कटिबंध ही ठीक बोला जाता है। अगर जो है जहाँ की थोड़ी बहुत ठंडी एरिया है तो उसको क्या बोला जाता है? जो है शीतोष्ण कटिबंध, या फिर बहुत ज़्यादा ठंडी तो उसको शीत कटिबंध। ठीक, तो इस तरीके से जो है कटिबंधों में डिवाइड होता है। अब यहाँ पे पूछा गया क्या उष्ण कटिबंध क्या है दोस्तों? तो उष्ण कटिबंध जो 0 डिग्री है, इससे 23.5 डिग्री ऊपर कर्क रेखा है जो भारत को 2 भागों में विभाजित करती है। इससे 23.5 डिग्री नीचे कौन सी रेखा है दोस्तों? मकर रेखा है, जो 23.5 डिग्री जो है पे स्थित है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है ये, और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश ये है। इसी के जो मध्य का क्षेत्र है दोस्तों, ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो होता है ये किस श्रेणी में आता है? तो पृथ्वी का ये जो मध्य वाला क्षेत्र है, जिसपे मैंने जो है ये डार्क रंग किया है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र कैसा है दोस्तों? तो पृथ्वी का वह क्षेत्र जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य वाला जो विस्तृत एरिया है, विस्तृत क्षेत्र है, वो क्षेत्र दोस्तों उष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं उपोष्ण कटिबंध क्या है। यहाँ पे देखिए उपोष्ण कटिबंध उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्धों में 23.5 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य विस्तृत क्षेत्र। अब दोस्तों देखिए यहाँ से यहाँ तक लेकर के तो ये हो गया मान लिया 23.5 डिग्री, ये क्या हो गया? ये उष्ण कटिबंध हो गया। अब यहीं से 23.5 डिग्री यहाँ पे है, मतलब यहाँ पे जो लास्ट सीमा है, इससे ऊपर 40 डिग्री अक्षांश पे पहुँचे और यहाँ पे 40 डिग्री अक्षांश पहुँचे, तो ये वाला क्षेत्र जो होगा और ये वाला क्षेत्र जो होगा ये उपोष्ण कटिबंध होगा। मतलब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा गर्मी, थोड़ा थोड़ा सर्दी पड़ेगी। मतलब अब इतना जो होगा ये गर्मी का एरिया हो गया। अब इससे ऊपर का जो 40 से लेकर के 60 डिग्री के मध्य में क्या होगा? शीतोष्ण कटिबंध होगा। 40 से 60, तो 40 से 60 शीतोष्ण कटिबंध होगा। उसके बाद में 60 से 90 तक शीत कटिबंध। ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा। अब देखिए मैं यहाँ पे बताऊँ, 0 से लेकर के 23.5 डिग्री
23.5 डिग्री का जो एरिया होता है उत्तरी और दक्षिणी में अक्षांशों में, वो क्या होता है दोस्तों, वो होता है उष्णकटिबंध। अब दोस्तों 23.5 डिग्री से लेकर के 23.5 डिग्री से लेकर के 23.5 डिग्री से लेकर के और 23.5 डिग्री से लेकर के 40 डिग्री के मध्य का जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है, उपोष्ण कटिबंध होता है। क्या होता है, उपोष्ण कटिबंध। और 40 डिग्री से 60 डिग्री के मध्य उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश क्या होते हैं, ये होते हैं शीतोष्ण कटिबंध। ठीक, क्या होते हैं, शीतोष्ण कटिबंध होते हैं। और 60 से लेकर के 90 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य का जो विस्तृत क्षेत्र होता है वो क्या होता है दोस्तों, वो होता है शीत कटिबंध। मतलब यहाँ पे बर्फ ही बर्फ हमेशा रहते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये कटिबंध आपको समझ में आ गया, कटिबंध से अब प्रश्न नहीं जाने हैं आपसे बच करके, ये बात समझ में आया। अब बात करते हैं पूर्वी गोलार्ध क्या है। तो प्रधान मध्य रेखा के पूर्व में विस्तृत गोलोब का आधा भाग, हमने बताया था पूर्वी गोलार्ध क्या है। तो ये वाली रेखा जो 0 डिग्री का हम खींच देते हैं, तो ये हो गया पूर्वी गोलार्ध और ये हो गया पश्चिमी गोलार्ध। ठीक, तो ध्यान रखिएगा ये बात। तो गोलार्ध ये है। अब और देखते हैं दोस्तों, भूवैज्ञानिक वे विद्वान जो पृथ्वी की शैलों का सर्वेक्षण, अध्ययन तथा विश्लेषण करते हैं वो भूवैज्ञानिक कहलाते हैं। अब दोस्तों भूवैज्ञानिक कैसे होंगे, मान लिया उन्होंने भूमि का अध्ययन करने वाले होते हैं, भूमि के ऊपरी परत का नहीं, मान लिया भूमि पर जो शैलें हैं, जो है चट्टाने हैं, उनका अध्ययन करते हो। भूमि के अंदर जो डाइक वगैरह हैं, उसके बाद में जो नई नई स्थलाकृतियाँ ज्वालामुखी के माध्यम से बनती हैं ऊपर पृथ्वी के, ठीक, और जो नीचे बनती हैं सिल डाइक, इसके बहुत सारी स्थलाकृतियाँ बनती हैं जो ज्वालामुखीयता क्रिया के मतलब परिणाम स्वरूप। तो उन सभी का अध्ययन जो करवाई जाती है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन, ये सारे के सारे जो अध्ययन करने वाले होते हैं उन्हीं को भूवैज्ञानिक बोला जाता है। ठीक, तो ये बात समझ लीजिए। टेथिस क्या है दोस्तों, एक सकरा लंबा तथा उथला सागर जो प्राचीन काल में अंगारा लैंड तथा गोंडवाना लैंड के नामक 2 भूखंडों के बीच में स्थित था। दोस्तों याद करिए, हमने एक वीडियो बताया था आपको गोंडवाना लैंड अंगारा लैंड को लेकर के। मान लिया 2, पहले के ज़माने में बहुत पहले पृथ्वी पे 2 लैंड हुआ करते थे दोस्तों। पहले एक ही लैंड हुआ करता था दोस्तों, ठीक, लेकिन धीरे धीरे करके वो 2 लैंड में विभाजित हुआ। तो एक हो गया अंगारा लैंड, ठीक, एक हो गया अंगारा लैंड। तो अंगारा लैंड ये मान लिया, गोंडवाना लैंड ये, ठीक। तो अंगारा लैंड ऊपर का हिस्सा था, गोंडवाना लैंड नीचे का हिस्सा था। इसके मध्य का एक सकरा सागर था। उस सागर को हम जानते थे किस नाम से दोस्तों, उस सागर को हम जानते थे टेथिज सागर, और टेथिस सागर के नाम से जानते थे। और दोनों में प्लेटों में क्या हुआ, दोनों प्लेटों में क्या हुआ, एक दूसरे के परस खिंचाव उत्पन्न हुआ, मतलब जो है तैरने लगा इस पर, ठीक। तो जब ये जो है, जब प्लेट विवर्तन की सिद्धांत पढ़ोगे, प्लेट खिसकने लगता है और उसके बाद में उत्प्लावन बल और तमाम प्रकार के बल लगते हैं, तो वो धीरे धीरे क्या होती है, प्लेटें खिसकने लगती हैं। अभी भी जो है, जो आपकी जो है ये प्लेट है, दक्षिण एशियन प्लेट है। तो दक्षिण एशियन प्लेट जो है पूर्वी दिशा में अभी भी जो है कार्यरत है, पूरब दिशा में, पूर्वी उत्तरी दिशा में बढ़ रही है, जिससे हिमालय के ऊंचाई में वृद्धि होती जा रही धीरे धीरे, ठीक। अभी तक आपने हिमालय की ऊंचाई पढ़ा है 4448 मीटर ऊंचा हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। लेकिन अब मैं बात करूं तो 4450 मीटर उसकी चोटी हो चुकी। क्यों हो चुकी, क्योंकि धीरे धीरे जो एशियन प्लेट है, दक्षिण एशियन प्लेट, वो पूर्वी एशियन प्लेट की तरफ अग्रसर हो रही है, उसकी तरफ जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप हिमालय धीरे धीरे ऊंचा उठता चला जा रहा है। आज जो टेथिस सागर के स्थान पर हिमालय बना हुआ है, ये इसी प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप बना हुआ है, जो कि एक नवीन वलित पर्वत के रूप में हमारे सामने उभर करके आता है। तो हिमालय कैसा पर्वत है, नवीन पर्वत है, ये युवा पर्वत है, ठीक। जबकि अरावली प्राचीन, सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है, अरावली श्रेणियाँ जो अपने भारत में स्थित हैं, ठीक, ध्यान रखिए। क्योंकि और अरावली को सेडिमेंट जो है वो माउंटेन कैसा है, तो वो अपशिष्ट पर्वत है, ठीक। अपशिष्ट मतलब घिसा पिटा हुआ पर्वत। अब दोस्तों अगला बात करते हैं भू अभिनति क्या है। 2 बड़े स्थल खंडों के मध्य विस्तृत एक लंबा और उथला क्षेत्र जैसे टेथिस सागर। भू अभिनति मान लिया यहाँ पे देखिए ये स्थल खंड है और यहीं पे एक सकरा जो है इसी ये हो गया, ये स्थल खंड है। अब क्या होता है, नदियाँ जो है यहाँ पे जल जो भरती रहती हैं, तो यहाँ पे धीरे धीरे ये गड्ढा और सकरा होता चला जाता है और पतला पतला अंदर तक चला जाता है। और जिसे मान लिया कोई अभी जल आप लें और जल को बहुत ऊंचाई से धीरे धीरे गिराने लगे, या फिर आपने छतों से देखा होगा, छत से क्या होता है, जब पानी बरसता है बरसात में तो पानी धीरे धीरे गिरने लगता है। जब नीचे बरसात से पाइप के माध्यम से गिरता है नीचे, तो पृथ्वी में क्या होता है, छिद्र होने लगता है धीरे धीरे। तो वो छिद्र जो होता है सक्रिय तरीके से एक पतला छिद्र होता है पृथ्वी के अंदर। तो इसी प्रकार से उसको बोल सकते हो क्या, अभिनति है वो। जैसे कि अभिनति वगैरह जो होती है, अभिनति और जो है सन्नति,
ये एक ही बात है। अभिनति सन्नति तो जो भू सन्नति होती है, भू अभिनति होती है, ये एक ही बात है। मतलब एक सकरी जो है गहरी जो है गड्ढा, एक प्रकार से बोल सकते हो, एक सकरा गड्ढा जो पतला गड्ढा हो। तो अगला देखते हैं दोस्तों, हिमानी। बहुत धीमी गति से सरकती हुई हिम की विशाल नदी जैसे सियाचिन और गंगोत्री। और दोस्तों हिमानी क्या होती है, जिसको बोलते हैं आप ग्लेशियर। ग्लेशियर पिघल रहे हैं तो समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा इत्यादि होते हैं। क्या होता है उसमें जो है सागर वगैरह जो बढ़ते रहते हैं, समुद्र का जलस्तर बढ़ता है, क्योंकि जो गंगा नदी बहती है वो किसके परिणाम स्वरूप बहती है, तो किसके परिणाम स्वरूप बहते हैं, जो ग्लेशियर पिघलते हैं धीरे धीरे जल क्या होता है बहता रहता है, जिससे गंगा में हमेशा पानी बहता रहता है। लेकिन दक्षिण भारत की कुछ ऐसी नदियां हैं जो कि बरसात पर आधारित है, मौसमी नदियां हैं, तो उनमें जल खत्म भी हो जाता है। लेकिन गंगा, यमुना, उसके बाद में बहुत सारी ऐसी नदियां, घाघरा, गंडक, कोसी, सोन, टोंस इत्यादि नदियां हैं, इनमें जल कभी नहीं खत्म होता, इनमें जल प्रवाह हमेशा बना रहता है। क्यों बना रहता है, क्योंकि ये मौसमी नदियां नहीं है, ये हमेशा सदाबहार नदियां हैं, सदानीरा नदियां हैं, जो कि हिमालय के ग्लेशियर से निकलती हुई हैं। गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी निकलती है, सियाचिन से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं, ब्रह्मपुत्र वगैरह हो गई, जो है बोखरचू हो गया, बहुत सारे जो है ये तालाब है, वहाँ से राकस ताल से ठीक बहुत सारी नदियाँ निकलती रहती हैं। जब नदियाँ पढ़ाऊँगा तो उसमें क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके से नदियाँ निकलती रहती हैं। तो हिमानी से क्या होती है, नदियाँ निकलती। हिमानी हिंदी शब्द है, लेकिन इसकी इंग्लिश होती है ग्लेशियर, और ग्लेशियर ज़्यादा चर्चित शब्द होता है, इसलिए सबको ग्लेशियर पता होता है। ठीक, तो ग्लेशियर क्या होता है, एक बर्फ़ का टुकड़ा होता है। बर्फ़ बहुत बड़ी, मतलब पर्वतों पे क्या होता है, ऊपरी पर्वत का जो है पूरा बर्फ़ से ढका हुआ होता है। तो वहाँ से क्या होता है, जब धीरे धीरे ताप बढ़ता रहता है पृथ्वी का, और ताप क्यों बढ़ता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जलवाष्प जैसी गैसें बढ़ती हैं वातावरण में, तो क्या होता है, तो क्यों जो है वो बढ़ता रहता है। तो मान लिया जैसे कि CFC होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, जलवाष्प हो गए, इनके माध्यम से क्या होता है, ये इस समय ज़्यादा उत्सर्जित हो रहे हैं वातावरण में, जिससे वातावरण में क्या हो रहा है दोस्तों, तापमान के क्रम में वृद्धि हो रही है, तापमान बढ़ रहा है धीरे धीरे जो है। देखिए वार्षिक तापांतर भी बढ़ता जा रहा है। इसी के चलते जो है क्या होता है, जब ताप बढ़ता है तो गर्मी भी बढ़ती है, और जब गर्मी बढ़ती है तो ग्लेशियर जो होते हैं वो पिघलने लगते हैं। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, जब ग्लेशियर पिघलते हैं तो क्या होता है, उन नदियों में जल जो है ज़्यादा आते हैं। और नदियाँ दोस्तों अपना जल कहाँ गिराती हैं, नदियाँ अपना जल गिराती हैं समुद्र में। और समुद्र में जल गिराती हैं दोस्तों, तो समुद्र में जल जो होता है बढ़ता ही जाता है। उधर से जो है ग्लेशियर पिघलते हैं, इधर से जल जो है नदियों के माध्यम से सागर में गिरता जाता है। और जब ये प्रक्रिया जो है निरंतर चलती रहती है, लगातार सालों दर साल दशकों तक चलती रहती है, तो क्या होता है, समुद्र का जलस्तर पॉइंटों में बढ़ता जाता है। और समुद्र का जलस्तर बढ़ता है तो जो उसके द्वीप वगैरह होते हैं, वो द्वीप क्या होते हैं, समुद्र में डूब जाते हैं। और जब द्वीप समुद्र में डूब जाते हैं तो धीरे धीरे करके क्या होता है, जो स्थलीय भाग हैं, मतलब जो तटीय इलाके हैं, जो समुद्र के किनारे बसे हुए देश हैं, लगभग 76% दुनिया के ऐसे देश, मतलब दुनिया के ऐसे जो है जनसंख्या है जो तटों पर बसी हुई है, 76% लोग तटों पर बसे हुए हैं। और तटों पर बसे होने के कारण उनको ये समस्या हमेशा बनी, जैसे जापान वगैरह हो गया, जापान का पूरी जो एरिया होती है, ऑस्ट्रेलिया की कुछ एरिया, भारत की एरिया, चाइना हो गया, उसके अंदर म्यांमार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, पाकिस्तान भी है, उसके बाद में बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि तटीय इलाके से मैच खाते हैं, मतलब तटीय इलाके के किनारे बसे हुए हैं। तो वो सारे के सारे उनको ये समस्या रहती है, जैसे कि मालदीप वगैरह की मैं बात करूँ, अगर ऐसे जलस्तर बढ़ता रहा तो मालदीप वगैरह जो देश है, मालदीप, वो सारे के सारे डूब जाएंगे, पूरा का पूरा उनका अस्तित्व ही मिट जाएगा। इसलिए दोस्तों जो है ये जो बात है, हिमानी ग्लेशियर जो है ये बहुत बड़ी समस्या आज के युग में उभर करके आती है। ग्लेशियर समस्या नहीं, ग्लेशियर तो बहुत सारा जो है अपने आप को जो है बिजली वगैरह इन्हीं से मिलती। मान लिया ग्लेशियर से जो तीव्र गति से जो है जलाते हैं, वहाँ पे बांध बनाया जा रहा है, बांध के माध्यम से बिजली बहुउद्देशीय परियोजनाएं खोली जाती हैं, बहुत सारे लाभ होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पे एक ग्लेशियर ज़्यादा पिघल रहे हैं, समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा, समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा, तटीय इलाके डूबेंगे, जिससे जो है स्थल कम होगा, जल की वृद्धि ज़्यादा होती चली जाएगी। दोस्तों इससे क्या होता है, बहुत बड़ी समस्या ये है। ये भी आपका जो है किस में है, जब आप BA थर्ड ईयर पढ़ोगे तो BA थर्ड ईयर में जो है ये आपको पढ़ने को मिलेगा। BA फर्स्ट ईयर में जो है ये जो है आपको जो है ये जो मैंने अभी भी बताया, जो ग्लेशियर पिघले, समुद्र का जलस्तर बढ़ता है, ये कि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने को मिलता है।
ठीक। तो ये बात बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, वीडियो को दोबारा फिर से वीडियो पीछे करिए, उसके बाद समझिए इस चीज़ को। तो इसी वीडियो के माध्यम से बहुत सारी जानकारी मैं देता हूँ, मतलब दे रहा हूँ आज आपको। सब का सब ग्रहण करना है, आपको कुछ छोड़ना नहीं इसमें से। ये सब का सब आपके फर्स्ट ईयर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सेकंड ईयर में जाएंगे तो और महत्वपूर्ण, थर्ड ईयर में जाएंगे तो पूरा का पूरा महत्वपूर्ण है। अगर इसी विषय से आपको जो है एमए वगैरह करना है तो भी बहुत अच्छी चीज़ें हैं इसके लिए, ठीक। तो भूगोल की मूलभूत जानकारी अगर लेनी है तो भी ये वीडियो बहुत ही बड़ा ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो हिमानी समझ चुके होंगे क्या होता है। ग्लेशियर होता है हिमानी, जो कि ताप बढ़ने से पिघलता है, जिससे नदियाँ निकलती रहती हैं और इनसे निकलने वाली नदियों को सदा नीरा नदियाँ कहते हैं। जैसे कि गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, यमुना हो गया, उसके बाद में बहुत सारी गंडक हो गई, कोसी हो गई, सोनभद्र हो गई, ठीक। बहुत सारी नदियाँ हैं जो निकलती रहती हैं, ठीक। आइए अब बात करते हैं जल विभाजक क्या होता है। तो एक उच्च भूभाग जो दो या दो से अधिक नदी क्रमों के मार्गों को विभाजित करता है। तो एक ऊंचा भूभाग हो, मान लिया दो नदियां हैं या फिर दो ऐसी जल राशियां हैं, उनके बीच में कोई थोड़ा ऊंचा स्थलखंड आ जाए, जिससे हाँ ये लगने लगे कि हाँ ये यहाँ से कुछ कोई दूसरा जल है, यहाँ से कुछ दूसरा जल है, या फिर बीच में कोई मतलब एक बात सुने होंगे आप, जैसे कि एक मेड़ का नाम सुने, मेड़बंदी एक कृषि में होता है। तो मान लिया दो खेत हैं, दो भाई हैं, तो दोनों भाई के बीच, दोनों भाइयों में बंटवारा होता है, तो दोनों के बीच में खेतों में क्या होता है, मेड़ लग जाता है। और ये मेड़ जो होता है दोस्तों, ये क्या है, यही विभाजक है। तो वो खेतों का विभाजक क्या है, मेड़ है। इसी प्रकार से दो जल हैं, दो जल राशियाँ हैं, मान लिया पूरी की पूरी जल राशि थी और इनके बीच में जो एक ऊंचा सा भाग कोई निकल आए और इसके दोनों के बीच की जो नदियाँ होगी, अब ये जो जल राशियाँ होगी, ये क्या हो गई, ये जल राशियाँ अलग अलग हो जाएंगी और ये बीच का जो भाग होगा यही जल विभाजक हो जाएगा, ठीक। तो ये बात ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला है गार्ज। और गार्ज दोस्तों अत्यधिक सक्रिय तीव्र पार्श्व वाली नदी घाटी होती है। तीव्र पार्श्व मतलब बहुत तीव्र गति से, मान लिया इसे नीचे है, ये सीधे ये घाटी हो गई, ठीक। ये घाटी हो गई, ये बी आकार की जो घाटियाँ होती हैं ये इसकी क्रमवाती गार्ज बनाती हैं। और गार्ज दोस्तों सिंधु नदी गार्ज हो गया, ठीक। इस तरीके से गार्ज होते हैं, ठीक। गार्ज, गर्त, ये सब अलग अलग चीज़ें हैं, एक नहीं है। गार्त और गर्ज एक नहीं है। तो सक्रिय बहुत पतली जो है घाटियाँ होती हैं, इन्हीं को क्या बोला जाता है, गार्ज बोला जाता है दोस्तों, ठीक। ये बात ध्यान रखिए, सिंधु गार्ज का निर्माण करती है। गार्ज का निर्माण कब होगा दोस्तों, मान लिया कि नदियाँ जो हैं, नदी बहती जा रही है, मान लिया स्थलखंड ये इस तरीके से है। अब नदी यहाँ से बहना शुरू की, यहाँ पे पर्वत है कोई, मान लिया हिमालय पर्वत से गंगा निकल रही है या फिर सिंधु नदी निकल रही है, तो सिंधु नदी धीरे धीरे से करके बहती आएगी इसी पर से। अब इधर से जाएगी, जब यहाँ पे एक बैग जो है ज़्यादा नीचे का स्थान मिलेगा, ज़्यादा ढलान मिलेगी, तो ये नदियाँ क्या होंगी, तीव्र गति से नीचे की ओर गिरेंगी। और जब किसी भाग से तीव्र गति से नीचे की ओर गिरेंगी तो क्या होगा, यहाँ पे गड्ढा होता चला जाएगा। जैसे हमने बताया था अभी कि जब छत से बरसातों में क्या होता है, जब वो पाइप से पानी निकलने लगता है, जब पृथ्वी में छिद्र होता चला जाता है सकरा सा, तो वही सकरा सा छिद्र क्या होता है, वो भी गार्ज बोल सकते हो आप। लेकिन जब नदियाँ गार्ज बनाती हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, नदियाँ कब गार्ज बनाती हैं, मान लिया नदी है कोई, ये देखिए मान लिया ये नदी है सिंधु नदी, और सिंधु नदी जब आती है दोस्तों तो यहाँ पे जो है सिंधु नदी इधर से निकलती हुई, तो मान लिया एक बैग यहाँ से गड्ढा होता है, तो गड्ढे में जब गिरती है या फिर अरब सागर में गिरती है तो वहाँ पे गड्ढा हो जाता है सागर में। तो वही इसी सागर को क्या बोला, नदियों के द्वारा जो बेग है जल का, वो जब बेग नीचे गिरता है तो पृथ्वी में छिद्र होने लगता है और छिद्र से नदी घाटी बनती है, नदियों में घाटी बन जाती है, सागरों में घाटी बन जाती है, मतलब गड्ढा हो जाता है सकरा सा पतला सा। उसके मतलब जितना उसका आकार होगा गिरने की, मान लिया इतना गिरने का आकार तो इतना गड्ढा होगा, इतना गिरने का आकार इतना गड्ढा होगा, तो वही क्या होता है, गार्ज होता है। और गर्त जो होता है दोस्तों बहुत गहरा होता है, जैसे मेरियाना गर्त 11,033 मीटर गहरा, सबसे जो है उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित। ध्यान रखिएगा इस बात को। इतनी बातें क्लियर हुई, तो इतनी बातें आपको समझ में आया क्या होती है। और भी कुछ परिभाषिक शब्दावलियां हैं दोस्तों जो मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, उसके लिए बने रहें आप हमारे साथ शुक्ला स्टडी पॉइंट में एंड BA क्रैकर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं शिवम शुक्ला आप सभी को इसका दूसरा पार्ट भी लाऊंगा, मतलब जो ये परिभाषिक शब्दावलियाँ कुछ थी, और भी ऐसी परिभाषिक शब्दावलियों को उठाऊंगा जिसके माध्यम से एक मूलभूत जानकारी भूगोल विषय के में आपको मिल सके, मैं आप तक पहुंचा सकूं। दोस्तों जय हिंद जय भारत, मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।